नजर वालों को ये जुड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया हम सब दोस्तों को बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल लगी मालूम होती है। हिम्मत करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवान साथियों, लक्ष्मी रहमत से लबरेज प्यारी बहनों, फूल दिल बच्चों, आदाब नमस्कार। सबसे पहले मैं नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रवि वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं उनके बारे में कुछ विचार सोचा, आपने इन्हें सम्मानित किया जाए। जबकि इस क्षेत्र में ऐसी कोई प्रचलन नहीं थी, आपने आबोहवा के विपरीत जो काम किया है वो वाकई में शानदार है और काबिल तारीफ है। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना पसंद करूंगा। शौक है थोड़ा सा डायरी लिखना, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैं जो मेरा 1% गुस्सा देखते हैं और 99% मेरा गुस्सा मेरे डायरी पर उतरता है। उसी डायरी के फर्स्ट पेज पर मैंने लिखा है, एक वाक्य लिखा है, उसे आप समझिए। अगर आप शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं और समाज के दबे कुचले लोग हैं, अगर आपने शिक्षा को अधिकार नहीं बनाया और शिक्षा के अधिकार के सहारे आपने अपनी जिंदगी में प्रकाश नहीं डाला, तो यकीन मानिए आप भविष्य के मजदूर, अपराधी हो सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं, एक शिक्षित और जागरूक नागरिक नहीं हो सकते। दोस्तों, बेहद अफसोस की बात है कि हम लोग शिक्षा पर संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे क्षेत्र की हालत पर अगर मैं बात करूं, इसी क्षेत्र में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, मुशायरा होते हैं, कव्वालियां होती है, धार्मिक आयोजन होता है, उसमें आपको फिर उमड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अफसोस, डर अफसोस की बात है कि हम शिक्षा जैसे टॉपिक पर संवाद करने के लिए मौजूद हैं और यहाँ के जितने भी सम्मानित लोग हैं, युवा हैं, वो शायद इस महफिल से गायब है। कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं। मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा जो मेधावी छात्र हैं, इतिहास सिर्फ चंद लोग लिखते हैं, बाकी फिर ताली बजाने के लिए होती है। और आप तैयार रहिए, आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, आप इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। आप कहीं भी गर्व से कहेंगे कि हमारे नगर अध्यक्ष ने हमको सम्मानित किया था। आज तक हम कहीं ये कहने लायक नहीं है। हमने भी हाई स्कूल में मेधावी छात्र के रूप में थे, इंटर में मेधावी छात्र के रूप में थे, लेकिन उस समय ऐसी कोई प्रचलन नहीं थी, ऐसे कोई नेता नहीं थे। और आपको ऐसा नेता मिला है, वाकई में आपकी किस्मत डबल है, क्योंकि अगर आप मेधावी छात्र भी हैं और आपको एक शानदार नेता मिला है। और मैं बताऊंगा, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं, खासकर आप बहनों ने भी वो बात सुना होगा, खासकर पुरुषों के जुबान से सुना होगा कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश का मतलब आप समझते हैं क्या है? मतलब ये है कि इस देश में पुरुषों को अधिकार मिले हैं। वो अधिकार ये है कि वो फैसला वो स्वयं करेंगे, फैसला पुरुष करेगा और महिला चार दीवारियों में रहेगी। मैं इतिहास के पन्नों को नहीं खोलने जाऊंगा, जो करंट अफेयर्स है मैं उसमें बात करूंगा। आपने अभी जल्दी में देखा होगा भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर देखा और सिंदूर को रिप्रेजेंट करने वाली उन दो बेटियों को देखा, सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर ओमिका सिंह को देखा। अगर वो भी रूढ़िवादी और इस पुरुषवादी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती तो शायद देश इन दो बेटियों को इतिहास रचते हुए नहीं देख पाता। हम तो ये जरूर कहते हैं कि महिला सम्मान होना चाहिए, लेकिन महिला सम्मान एक तरफा नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि महिला सम्मान अगर एक तरफा होगा तो फिर महिलाएं पीछे रह जाएंगी। वो इंसान धर्म की बात करता है, धार्मिक मुद्दों की बात करता है, धार्मिक संस्कारों की बात करता है। कौन से धर्म में है कि महिलाओं को बंदिश में रखकर उनसे शिक्षा छीन ली जाए? किसी धर्म ने ये कहा है, अगर मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, वो इस्लाम को जानने वाला हूँ, तो मैंने ये पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मुसलमानों को तालीम हासिल करना हो तो अगर उन्हें मक्का से चीन तक पैदल सफर करना पड़े तो जाए। इस हदीस में कहाँ आपको ये सुना
सुनाई दिया कि सिर्फ पुरुष की बात हो रही है, पुरुष शिक्षा की बात हो रही है, पुरुषों को आगे करने की बात हो रही है। बेटों के लिए तो अच्छे कॉलेज चुने, अच्छी जगह चुनी, अच्छे विद्यालय चुने। हमने बेटियों को कहीं ले जाकर किसी गवर्नमेंट कॉलेज पर या किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ कम फीस हो, हम कहते हैं कि क्या करेगी बेटी, चूल्हा चौका करेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। लेकिन शायद आपने अपने बड़ों से ये भी सुना होगा कि माँ जो होती है वो बच्चे की सबसे पहला यूनिवर्सिटी होती है। अगर वो यूनिवर्सिटी ही अनपढ़ रहेगी तो आप बताइए कि भारत का भविष्य कैसे तय होगा। क्या महिलाओं के शिक्षा के प्रति हमें जागरूक नहीं होना पड़ेगा? क्या रूढ़िवादी व्यवस्था हमारे बहनों पर भारी पड़ेगी? चलिए मैं मान लेता हूँ, हमने बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी और अच्छी शिक्षा न देने के साथ साथ हमने बेटियों को बाप के जायदाद से हिस्सा भी नहीं दिया। क्या माँ के कोख से सिर्फ बेटा ही जन्मा है? क्या पिता के खून से सिर्फ बेटे की उत्पत्ति हुई है, बेटी की नहीं हुई है? बाप के जायदाद में उसका अधिकार नहीं है। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संस्कृति की बात करेंगे, हम बात करेंगे तो महिलाओं को दबाने की बात करेंगे, हम बात करेंगे तो बेटियों के सपनों को खोटने की बात करेंगे, हम बात करेंगे तो उनकी आजादी छीनने की बात करेंगे। क्या महिला कोई पुतला है? क्या उसकी ख्वाहिशें नहीं है, उसकी उड़ाने नहीं है? या उड़ने से पहले क्यों हम उसके परों को काट देते हैं? अगर हम बेटियों पर भरोसा करें तो यकीन मानिए, आप देखे चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, हमेशा टॉपर बेटियां ही रही हैं। हमने तो बेटों को ये समझ लिया कि ये हमारे जिंदगी को बदल देंगे। आप सोचिए, अगर बेटी के पास शिक्षा नहीं होगा, बेटी के पास जायदाद में हिस्सा नहीं होगा और आप मोटा दहेज देके उसे एक अमीर पति तो दे सकते हैं, एक बड़ा खानदान दे सकते हैं, उसे खूब जायदाद वाला आदमी दे सकते हैं, लेकिन अगर भविष्य में उसने उस बेटी को तलाक दे दिया या भविष्य में वो किसी हादसे का शिकार हो गया, मर गया, क्योंकि यहाँ जितने भी इंसान आए हैं उन्हें मरना जरूर है। अगर वो मर गया तो जानते हो इस समाज जिस समाज में हम खड़े हैं, ये समाज विधवा औरत को किस नजर से देखता है? महज एक किस्म का टुकड़ा समझता है। उसे लगता है कि इसे आसानी से नोचा जा सकता है, क्योंकि अबला नारी को वो आसानी से समझता है कि बिस्तर पर लाया जा सकता है। क्या आप सोचिए जरा कि आपकी बेटी कहीं हाथ फैलाकर किसी से भीख मांगेगी अपने बच्चों के तालीम के लिए या उनकी जिंदगी के लिए? उनके पास क्या बचेगा? आपको तो ये भी भरोसा है ना। लेकिन अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर पति मर जाएगा तो हम तो हैं ना। आप कितने साल तक रहेंगे? आप एक पिता है, कितने साल तक रहेंगे? आप एक माँ है, कितने साल तक उसकी जिंदगी में रहेंगे? 2, 4, 10 साल तक रहेंगे। शायद आपने इसी देश के हिस्से में उन वृद्धाश्रमों को नहीं देखा जहां बेटे धक्के मारकर बाप को वृद्धाश्रम तक पहुंचा कर चले आए। जहां आपके घर में आपके बेटे आपको नहीं रहने दे रहे, वहां आपकी विधवा बेटी को कहां रखा जाएगा? आप समझिए इस बात को। समझना इसलिए जरूरी है, हम रूढ़िवादी व्यवस्था से इतने ज्यादा जकड़ चुके हैं कि हमने बेटियों की ख्वाहिशों को तार कर दिया। इसी समाज में बहनों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इसी समाज में पुरुष को अख्तियार है। जब कोई बेटी बनती है, संवरती है, उसे रिश्ते की जब तलाश ही बताया था कि तुम्हारे रिश्ते लग रहे, देखने वाले आ रहे हैं, तुम्हें 10 बार रिजेक्ट करने की क्षमता पुरुष को दी गई है, आपके भाई को दी गई है, आपके घर में जो पुरुष है उनको दिया गया है। उनसे ये कहा गया है कि तुम 10 नहीं 20 लड़कियों को रिजेक्ट कर सकते हो। और उस लड़की को रिजेक्ट करने के लिए जानते हो क्या कहते हैं? हाइट छोटी है, नाक छोटे हैं, ओठे पतली हैं। ये कह कौन रहा है? ये वही धार्मिक आदमी कह रहा है जो कहता है कि धर्म में मेरा विश्वास है। तो धर्म में तेरा विश्वास है मेरे भाई, तो तू मुझे बता कि तुझे ये नहीं पता कि भगवान ने सबकी संरचना की है। और जब भगवान ही बनाने वाला है, तो अगर बनाने वाले ने गलत बनाया तो तू भगवान पे सवाल कर रहा, तो तू भी तो नास्तिक हो गया। तू कहाँ धार्मिक रह गया? तू कहाँ धार्मिक रह गया? लेकिन बेटियों को ये अधिकार बिल्कुल नहीं मिले हैं। उससे ये तक नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारा रिश्ता लगाया जा रहा है। उससे बता दिया जाता बेटा तुम तैयार हो जाओ और तुम्हें
देखने वाले लोग आ रहे हैं और लड़का नहीं पसंद होता है, वो चाहे काला हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंगूठा टेक हो, चाहे गैर सामाजिक हो और चाहे वो जाहिल हो, लेकिन उससे ये नहीं पूछा जाता कि बेटी पसंद है नहीं पसंद है, बस उसकी एंगेजमेंट कर दी जाती है। लड़की को एक भी रिश्ता मना करने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगर वो मना कर देगी या अपने पसंद जाहिर कर देगी तो जानते हो उसे क्या कहा जाता है? लड़की बिगड़ गई है, संस्कारिक नहीं है, गुमराह हो चुकी है, रास्ता भटक चुकी है। अरे रास्ता कैसे भटकेगी? अगर तुम धर्म को मानते हो तो धर्म ये कहता कि बेटियों की शादी लगने से पहले उनके पसंद को जानना चाहिए, उनके पसंद को समझना चाहिए। ये जो भी शोषण आज बेटियों का हो रहा है, इस शोषण की सबसे बड़ी वजह यही है कि बेटियां अशिक्षित हैं और जब तक बेटियां अशिक्षित रहेंगी तब तक उनका शोषण होता रहेगा, वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ नहीं पाएंगे। और साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप मेधावी छात्र हैं, आप निकल रहे हैं, आप वो खुशनसीब बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप ने भरोसा किया आप पर और आपको विद्यालय भेजा। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है बेटियों की जो स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुँच पाती है, वो तालीम नहीं हासिल कर पाती है, वो लिखना, अपना नाम लिखना तक नहीं जानती हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए और खड़े हो जाइए, आपको ऐसी बहुत महिलाएं नजर आ जाएंगी जो आपके इर्द गिर्द आएंगी, कहेंगे भैया ये फॉर्म भर दीजिए, हमको पैसा निकालना है। तो आप उन महिलाओं में से नहीं हैं, आप उन चुनिंदा महिलाओं में से हैं जो इतिहास लिखती हैं, इतिहास लिखने की क्षमता रखती हैं। और आपका शिक्षा इस समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कितने लोगों का रक्त बहाया, अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए, कोई पूछे तुमने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, झगड़े के नाम पर कितना खून बहाया, तो मेरे पास वो संख्या एक बूंद की भी नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे तुमने इंसानियत के नाम पर कितना खून बहाया, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि 3 साल में 1517 यूनिट डोनेशन कराने का काम किया है, क्योंकि मैं समाज के जोड़ने पर विश्वास रखता हूँ, समाज को तोड़ने पर विश्वास नहीं रखता। और मैं मुमताज नहीं हूँ कि कोई मुझ पर आर्टिकल लिखे या न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे या न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे काम की तारीफ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन 517 लोगों को मैंने ब्लड दिलाया कि हाथ हमारे लिए दुआओं के लिए उठती हैं। और उसका नतीजा ये है कि मैं आज एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन का जो डॉक्यूमेंट्री बनाती है उसका पार्ट हूँ, और पूरे इंडिया में 180 लोग हैं, उन 180 में से एक मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो कोई भी दुआ जाया नहीं जाती है, बस आप अपने पथ पर संघर्ष करते रहिए। और अंत में मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि बहनें, आपने एक नाम रोशन किया है, आपको यही थकना नहीं है, यही रुकना नहीं है, यही बैठना नहीं है। इस समाज की हजारों औरतों की आपको आवाज सुनना है जो एक सदी से 4 दीवारियों में कैद कर दी गई है, जिनके सपने खोते जा रहे हैं, जिनसे उनकी इच्छाएं नहीं पूछी जा रही हैं, जिन्हें महज एक इंसान समझकर कहीं भी बांध दिया जा रहा है। आपको उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आप उन बहनों के लिए भी बोलिए, अपने आस-पास पड़ोस में लोगों को जागरूक करिए, बताइए कि आपकी बेटी है, अगर वो शिक्षित बनेगी, संगठित बनेगी, मजबूत बनेगी, तो शायद वो आपने आने वाले कल को बेहतर कर सकती है। वो भी सूफिया ये ओमिका सिंह बन सकती है, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों में इन चीजों को देखना बेहतर समझते हैं। सूफिया कुरैशी। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जब वो लोग धार्मिक लोग, वो लोग जो धर्म जो रूढ़िवादी से जकड़े हुए हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? कोई महिला डॉक्टर हमारी बीबी का अल्ट्रासाउंड कर ले। जब तुमने महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं तो महिला डॉक्टर कहाँ से निकलेगी? तो जाहिर सी बात है, जो कौमें बेटियों को नहीं पढ़ाती हैं, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, फिर उनकी बीबियां, उनकी बहनें, उनकी माएँ अपना पेट खोलकर एक गैर मर्द के सामने लेट कर अल्ट्रासाउंड कराती हैं। अगर आपको वाकई में इतिहास चेंज करना है, बदलना है, तो बेटियों को शिक्षित बनाइए, संगठित बनाइए। अंत में मैं नगर अध्यक्ष रवि वर्मा जी का एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आने
वाला समय है माननीय चेयरमैन साहब, आपको महज 35 नहीं, आने वाले समय में 100 से अधिक बच्चों को सम्मानित करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाबर क्षेत्र इतिहास लिखने जा रहा है। यहाँ के बच्चे अब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और वो भी आपसे आकर सम्मानित होंगे, अवार्ड लेकर जाएंगे और अपने घरों में सजाएंगे कि हमारे नगर अध्यक्ष ने हमको सम्मान दिया था। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।